शहर के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मशीनों की बीप बीप और दवाइयों की तेज गंध के बीच अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे मौत खुद सांस रोककर खड़ी हो। 12 साल से कोमा में पड़ी एक लावारिस लड़की के मॉनिटर पर अचानक लाइनें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं और फिर वही हुआ जिसे मेडिकल साइंस नामुमकिन मानती है। लड़की ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में जिंदगी की हल्की सी चमक देखकर ड्यूटी पर मौजूद नर्स के हाथ से फाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। लेकिन उस कमरे में सबसे ज्यादा घबराया हुआ चेहरा आईसीयू इंचार्ज और शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर आशीष का था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें इस तरह उभर आईं जैसे उसने मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। तभी अस्पताल के अचानक निरीक्षण पर आए एसपी संदीप भी शोर सुनकर आईसीयू में आ गए। उनका रौब ऐसा था कि पूरा स्टाफ सहम गया, मगर डॉक्टर आशीष की निगाहें तो बस उस लड़की पर टिकी थी जो 12 साल बाद इस दुनिया में लौट आई थी। लड़की ने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा। सबको लगा वो पानी मांगेगी या अपनी माँ को पुकारेगी, मगर उसकी कमजोर और अलग सी आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स सिहर उठा। उसने कहा, सरसों का तेल, मुझे सरसों का तेल चाहिए। ये सुनते ही डॉक्टर आशीष बुरी तरह घबरा गया और तेज आवाज में बोला, सर, ये लड़की होश में नहीं है। इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। सिस्टर, तुरंत इसे इंजेक्शन दो, इसे सुला दो। डॉक्टर का हड़बड़ाया हुआ लहजा एसपी संदीप को खटक गया। उन्होंने आगे बढ़कर सख्ती से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और नर्स से कहा, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर ये तेल मांग रही है तो तेल लाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि 12 साल बाद होश में आने वाली ये लड़की डॉक्टर को देखकर इतनी डरी हुई क्यों है, और इस सरसों के तेल में आखिर ऐसा क्या राज है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें 12 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त शहर के एक पुराने और पिछड़े मोहल्ले की तंग गलियों में जिंदगी अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद मुस्कुरा रही थी। ये कहानी है 12 साल की पीहू की, जो गरीबी में पली बड़ी थी लेकिन अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। उसका पिता राजेश सीधा साधा इंसान था। वो शहर के एक पुराने आयुर्वेदिक वैद्य के यहाँ काम करता था। पैसे तो उसके पास नहीं थे, लेकिन जड़ी बूटियों और खासकर सरसों के तेल से मालिश करने का ऐसा हुनर था जिस पर उसे गर्व था। उसका मानना था कि महंगी दवाइयों से ज्यादा असर देसी नुस्खों में होता है। पीहू अक्सर शाम को अपने पिता के पास बैठती, उनके हाथ थाम कर पूछती, पापा, क्या इस तेल से हर दर्द ठीक हो जाता है? राजेश मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, अगर मन साफ हो तो मिट्टी में भी दवा है। घर में गरीबी थी, लेकिन राजेश ने कभी पीहू को उसका एहसास नहीं होने दिया। उन्हें पता नहीं था कि शहर की चमक धमक में छुपे कुछ दरिंदे उनकी छोटी सी दुनिया को उजाड़ने के इंतजार में हैं। राजेश के तेल की खुशबू ही उसकी पहचान थी, और वही आगे चलकर एक बड़े सच की गवाह बनने वाली थी। पीहू के घर से सटी दीवार के उस पार संदीप का घर था। वही संदीप जो आज एसपी बनकर अस्पताल में खड़ा था। मगर 12 साल पहले वो एक मेहनती छात्र था, बड़े सपने देखने वाला। वो राजेश को अपने पिता जैसा मानता और पीहू को छोटी बहन। पढ़ाई में जब भी पीहू को दिक्कत होती, वो किताबें लेकर संदीप के पास पहुंच जाती। संदीप उसे समझाता, खूब पढ़ो पीहू, एक दिन हम इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। शाम को अक्सर राजेश और संदीप गली के बाहर बैठकर बातें करते। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये सुकून इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। किस्मत अपना खेल खेल रही थी, और इसका पहला झटका तब लगा जब राजेश ने सड़क किनारे छोटी सी दुकान लगाने का फैसला किया। जून की तपती दोपहर थी। पीहू अपने पिता के लिए खाना लेकर दुकान की तरफ जा रही थी। तभी एक काली महंगी कार आकर रुकी। उसमें से डॉक्टर आशीष उतरा, सूट बूट में, महंगे चश्मे के पीछे घमंड भरा चेहरा। उसने आते ही राजेश की दुकान को ठोकर मार दी। तेल की शीशियां टूटकर बिखर गईं। वो गुस्से में चिल्लाया, कितनी बार कहा है यहाँ से हट जाओ, सामने मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। तुम्हारी ये गंदी दुकान मेरी इमेज खराब करती है। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यही मेरी रोजी रोटी है। मगर डॉक्टर आशीष नहीं रुका। गुस्से में उसने राजेश को धक्का दिया। पीहू की चीख गूंज उठी। सड़क से टकराते ही
राजेश के सिर से खून बहने लगा और वो वहीं पर गिर पड़ा। पीहू दौड़ती हुई अपने पापा के पास पहुंची और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। राजेश की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी की कोई चमक बाकी नहीं थी। खून तेजी से बहकर पीहू के हाथों और कपड़ों को लाल कर रहा था। डॉक्टर आशीष, जो गुस्से में अंधा हो चुका था, राजेश के गिरते ही उसका गुस्सा अचानक डर में बदल गया। वो पीछे हटा और उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। पीहू रोते हुए अपने पापा का चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने नफरत और गुस्से से भरी आंखें उठाकर डॉक्टर आशीष की तरफ देखा। 12 साल की वो बच्ची उस पल शेरनी जैसी लग रही थी। उसने डॉक्टर का कोट पकड़कर जोर से झंझोड़ा और चिल्लाई, तुमने मेरे पापा को मार दिया। तुम कातिल हो। मैं सबको बताऊंगी। मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने जानबूझकर धक्का दिया है। तुमने मेरे पापा की जान ली है। पीहू के मुंह से निकला हर शब्द डॉक्टर आशीष के कानों में आग की तरह जल रहा था। डॉक्टर ने इधर उधर देखा। दोपहर की भयंकर गर्मी की वजह से सड़क लगभग सुनसान थी और आसपास कोई गवाह भी नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर ये बच्ची बच गई तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। जेल की सलाखें उसे अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हुईं। उस डर ने उसके अंदर बची इंसानियत को भी मार दिया। उसने एक बेरहम फैसला लिया और पूरी ताकत से पीहू को धक्का दे दिया। पहले से सदमे में डूबी वो मासूम बच्ची इस अचानक हमले को सह नहीं पाई और लड़खड़ाकर उसी पत्थर पर गिर पड़ी जहां कुछ पल पहले उसके पापा का सिर टकराया था। एक तेज आवाज हुई और पीहू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जमीन पर गिरते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। नजर धुंधली पड़ गई और आसपास की आवाजें उसे किसी गहरे कुएं से आती हुई लगीं। लेकिन पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसने डॉक्टर आशीष की आवाज सुन ली। वो जल्दी से फोन निकालकर किसी को कॉल कर रहा था और नकली घबराहट में बोल रहा था, हेलो, इमरजेंसी, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। मेरे क्लिनिक के सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर बैठे आदमी और उसकी बेटी को टक्कर मारकर भाग गई है। पीहू सब सुन रही थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी कि ये झूठ है, कोई गाड़ी नहीं थी, यही आदमी कातिल है, लेकिन उसकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी। दिमाग चीख रहा था मगर होंठ हिल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में सायरन की आवाजें आने लगीं। लोग जमा होने लगे। पीहू को स्ट्रेचर पर डाला गया। उसे लग रहा था जैसे वो किसी डरावने सपने में फंस गई हो, जहां इंसाफ का गला घोंट दिया गया हो। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो वो अस्पताल के सफेद बिस्तर पर थी। उसका शरीर बिल्कुल बेकार पड़ा था। वो सिर्फ आंखें घुमा सकती थी। उसने देखा कि डॉक्टर आशीष पुलिस वालों से बात कर रहा है और अपनी झूठी कहानी को सच बनाकर सुना रहा है। पीहू की बेबसी ये थी कि वो अपने पापा के कातिल को सामने देख रही थी, लेकिन उंगली उठाने की ताकत भी उसमें नहीं थी। डॉक्टर आशीष ने अपने पैसे और पहुंच के दम पर उस केस को सिर्फ हिट एंड रन का मामला बनवा दिया और खुद ही गवाह बन बैठा। राजेश तो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, जिनका अंतिम संस्कार मोहल्ले वालों ने कर दिया था। पीहू जिंदा थी, लेकिन जिंदा लाश बन चुकी थी। डॉक्टर आशीष ने बहुत चालाकी से पीहू की मां को अपने जाल में फंसा लिया। वो अनपढ़ औरत अपने पति की मौत के सदमे में टूटी हुई थी और बेटी की हालत देखकर बेसुध रहती थी। डॉक्टर आशीष ने उसके सामने हमदर्द बनने का नाटक किया, कंधे पर हाथ रखकर आंसू बहाए और कहा, बहन जी, जो होना था हो गया। गाड़ी वाला भाग गया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि पीहू का इलाज मैं अपने खर्चे पर कराऊंगा। इसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। पीहू की माँ उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए उसे दुआएं देने लगी। उसे क्या पता था कि जिसे वो भगवान समझ रही है, वही उसके पति का कातिल और बेटी का दुश्मन है। हकीकत ये थी कि डॉक्टर आशीष पीहू का इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि ये पक्का कर रहा था कि पीहू कभी होश में ना आए। उसे डर था कि अगर पीहू बोलने लगी तो उसका सारा सच बाहर आ जाएगा। इसलिए वो रोज खुद ऐसी दवाइयां देता जो उसके दिमाग को सुन्न रखती और उसे गहरी नींद में धकेल देती। पीहू का शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहता, मशीनें लगी रहती, लेकिन उसका दिमाग जागता रहता। वो सब सुनती थी,
सब महसूस करती थी, मगर कुछ कह नहीं पाती थी। ये दर्द वही समझ सकती थी। वक्त बेरहमी से गुजरता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। पीहू की माँ रोज अस्पताल आती, बेटी का ठंडा हाथ पकड़कर घंटों रोती रहती। वो पूछती, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कब आंखें खोलेगी, कब मुझे माँ कहेगी? और डॉक्टर आशीष हर बार झूठी उम्मीद देकर उसे टाल देता। पति के गम और बेटी की हालत ने उस बेचारी औरत को अंदर से तोड़ दिया। 2 साल तक अस्पताल के चक्कर काटते काटते एक ठंडी रात उसका दिल भी हार गया और वो इस दुनिया से चली गई। अब पीहू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसका कोई अपना नहीं था, सिवाय उस डॉक्टर के जो उसका रक्षक नहीं बल्कि उसका जेलर था। दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में रहने वाला नौजवान संदीप इन 2 सालों में बहुत बदल चुका था। राजेश की मौत ने संदीप को अंदर तक हिला दिया था। वो अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और रात रात भर जागकर पढ़ाई करता था। लेकिन जैसे ही किताब बंद करता, उसकी आंखों के सामने राजेश का सादा सा मुस्कुराता चेहरा और पीहू की मासूम बातें घूमने लगती। संदीप के मन में कहीं न कहीं ये शक हमेशा रहा कि वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। वो बार बार सोचता कि राजेश चाचा तो फुटपाथ पर बैठते थे, फिर गाड़ी वहां कैसे चढ़ गई? और ठीक सामने डॉक्टर आशीष का क्लिनिक भी था। क्या वहां पर किसी ने कुछ नहीं देखा होगा? मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। इन 2 सालों में डॉक्टर आशीष शहर का सबसे बड़ा और नामी डॉक्टर बन चुका था। उसने पीहू को एक चैरिटी केस बनाकर रखा हुआ था। मीडिया के सामने वो बार बार पीहू का जिक्र करता और बताता कि कैसे वो एक बेसहारा बच्ची का मुफ्त इलाज करवा रहा है। बाहर की दुनिया उसे मसीहा समझती थी, लेकिन अस्पताल की 4 दीवारी के भीतर वो एक ऐसा दरिंदा था जो एक मासूम जिंदगी को धीरे धीरे मार रहा था। पीहू की खामोश आंखें सब कुछ देख रही थीं, मगर इंसाफ का इंतजार कर रही थीं। वक्त बड़ी बेरहमी से गुजरा। देखते देखते 12 साल निकल गए। मौसम बदले, चेहरे बदले, शहर का नक्शा बदल गया, मगर अस्पताल के आईसीयू वार्ड के उस कोने में रखा बिस्तर नहीं बदला, जिस पर पीहू एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। 12 साल किसी सदी से कम नहीं थे। जो चंचल सी 12 साल की बच्ची थी, वो अब 24 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। उसका शरीर बदल गया था, मगर उसकी रूह उसी पल में कैद थी जब उसने अपने पापा को मरते देखा था। अस्पताल का स्टाफ बदल गया, नर्सें आती जाती रहीं, लेकिन पीहू के लिए कोई नहीं था जो उसके बालों में कंघी कर दे या प्यार से उसका नाम ले। वो बस एक फाइल नंबर बनकर रह गई थी। डॉक्टर आशीष अब अधेड़ उम्र का हो चला था। उसके बालों में सफेदी उतर आई थी और चेहरे पर घमंड की झुर्रियां साफ दिखने लगी थीं। वो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि शहर की एक असरदार शख्सियत बन चुका था। फिर भी उसकी आंखों में कहीं न कहीं वही डर छुपा रहता था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। वो रोज अपनी आदत के मुताबिक पीहू के कमरे में आता, उसकी ड्रिप में एक खास इंजेक्शन डालता और तसल्ली की सांस लेता। वो इंजेक्शन पीहू के दिमाग को आधी बेहोशी में रखता था। डॉक्टर आशीष को पूरा यकीन था कि 12 साल बीत चुके हैं। अब इस लड़की का दिमाग पूरी तरह से बेकार हो चुका होगा। ये कभी होश में नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो बोलने लायक नहीं रहेगी। वो खुद को समझाता रहता कि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उधर शहर की फिजा में एक नई हवा चल पड़ी थी। संदीप, जो कभी राजेश के पड़ोस में रहने वाला वही मेहनती लड़का था, अपनी कड़ी मेहनत से सिविल सर्विस पास करके अब एक जिम्मेदार अफसर बन चुका था। किस्मत का खेल देखिए कि उसकी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां उसका बचपन गुजरा था और जहां उसके अपने थे। संदीप अब रौफदार अफसर था, लेकिन दिल से अब भी उतना ही संवेदनशील। जिम्मेदारी संभालते ही उसने सबसे पहले शहर के अस्पतालों का निरीक्षण करने का फैसला किया। उसे खबरें मिल रही थीं कि बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाहियां हो रही हैं, दवाइयां चोरी हो रही हैं और एक्सपायर्ड दवाएं तक दी जा रही हैं। उसके दिमाग में तुरंत राजेश चाचा का ख्याल आया। उसे वो दिन याद आ गया जब वो उन्हें अस्पताल लेकर भागा था और डॉक्टरों की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने तय कर लिया कि वो इस सिस्टम को ठीक करेगा। एक सुबह उसने बिना बताए अपनी टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारने का फैसला किया।
गाड़ियां सायरन बजाती हुई अस्पताल के गेट पर रुकी तो पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। डॉक्टर आशीष उस वक्त अपने ऑफिस में चाय पी रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली कि नया अफसर छापा मारने आया है, उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। वो फौरन नीचे स्वागत के लिए भागा। उसके ख्याल में भी नहीं था कि सामने वही पुराना पड़ोसी संदीप होगा जिसे वो कभी नजरअंदाज करता था। संदीप गाड़ी से उतरा, बढ़िया प्रेस किया सूट पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। डॉक्टर आशीष ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, सर, आपका स्वागत है। आपने तकलीफ क्यों की? हमें बुला लेते। संदीप ने उसे पहचान लिया था, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ठंडे लहजे में बोला, डॉक्टर साहब, मुझे शिकायतें मिली हैं कि यहाँ मरीजों के साथ लापरवाही हो रही है। मैं खुद सब वार्ड देखूंगा। डॉक्टर आशीष ने पसीना पोंछते हुए हाँ सर कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। संदीप एक एक वार्ड में गया, मरीजों से बात की, दवाइयां चेक की। उसका रवैया सख्त था। डॉक्टर आशीष हर पल मन ही मन दुआ कर रहा था कि कहीं ये बात आगे ना बढ़ जाए। चलते चलते संदीप आईसीयू के दरवाजे पर रुक गया। डॉक्टर आशीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कहा, सर, यहाँ सिर्फ कोमा के मरीज हैं, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। लेकिन संदीप ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। आईसीयू में सन्नाटा था, बस मशीनों की आवाजें थीं। संदीप की नजरें घूमी और अचानक कोने वाले बेड पर पड़ी एक लड़की पर जाकर टिक गई। उसके कदम वहीं थम गए। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ा। लड़की का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, मगर उसके नक्श इतने जाने पहचाने थे कि संदीप को पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। ये पीहू थी। उसके दिल में तेज टीस उठी। बचपन की सारी यादें एक साथ लौट आईं। पीहू का हंसना, उसके साथ पढ़ना, उसका प्यार से संदीप भैया कहना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो उठा। संदीप ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर आशीष की तरफ देखा और पूछा, डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कौन है? कब से यहाँ भर्ती है और इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर आशीष ने वही रटा रटाया जवाब दिया जो वो बरसों से देता आ रहा था। उसने बड़ी सफाई से कहा, सर, ये एक बेचारी अनाथ लड़की है, नाम है पीहू। 12 साल पहले सड़क हादसे में इसके सिर में गहरी चोट लगी थी, तभी से कोमा में है। दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तो बस इंसानियत के नाते इसे जिंदा रखे हुए हैं, वरना ये तो कब की खत्म हो चुकी होती। डॉक्टर की बात सुनकर भी संदीप का दिल नहीं माना। वो पीहू के पास गया और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। उसे राजेश चाचा की याद आ गई, जो कितनी उम्मीदें लेकर दुनिया से गए थे। तभी अचानक संदीप ने देखा कि पीहू के दाएं हाथ की उंगली हल्की सी हिली। हरकत बहुत मामूली थी, लेकिन संदीप की नजर से छुप नहीं सकी। वो चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे लगा इसकी उंगली हिली है। डॉक्टर आशीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो यूं ही नसों की हरकत होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे होश आ रहा है। इसका दिमाग पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। माथे पर पसीना आ गया था। दरअसल वो आज सुबह जल्दी में अस्पताल आया था और संदीप के आने की खबर से इतना घबरा गया कि वो पीहू को वो खास इंजेक्शन देना भूल गया था जो उसे बेहोश रखता था। शायद किस्मत ने आज पीहू को इंसाफ दिलाने का फैसला कर लिया था। संदीप ने डॉक्टर के चेहरे पर डर देखा तो उसका शक और गहरा हो गया। उसने देखा कि पीहू की पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे वो जागने की कोशिश कर रही हो। संदीप ने मन ही मन तय कर लिया कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसने कुर्सी खींची और वहीं बैठ गया और सख्त आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, अभी इसी वक्त इसका पूरा चेकअप कीजिए। मैं खुद देखना चाहता हूँ। डॉक्टर आशीष के हाथ पांव फूल गए। वो जानता था कि अगर ठीक से जांच हुई तो उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन अफसर का हुक्म टालना भी मुमकिन नहीं था। वो कांपते कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में स्टेथोस्कोप कांप रहा था। वो किसी तरह संदीप को यकीन दिलाना चाहता था कि पीहू सिर्फ जिंदा लाश है।
उसने जल्दी जल्दी जांच का नाटक किया और बोला, सर कुछ नहीं है, दिल की धड़कन बहुत कमजोर है, दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आप चलिए मेरे ऑफिस में, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन संदीप अपनी जगह से हिला नहीं, उसकी नजरें पीहू के चेहरे पर टिकी थीं। तभी अचानक वार्ड में मशीनों की आवाज के बीच एक अलग सी आवाज उभरी। पीहू ने लंबी और गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद उसे खुली हवा मिली हो। उसके सीने में हलचल हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। 12 साल का अंधेरा छटने लगा। वार्ड में मौजूद नर्सें हैरान रह गईं। डॉक्टर साहब, ये तो होश में आ रही है। डॉक्टर आशीष का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। पीहू ने आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसका गला सूखा हुआ था, शरीर भारी लग रहा था। संदीप ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, पीहू, मुझे पहचानती हो? मैं संदीप हूँ, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भाई। पीहू की आंखों में धीरे धीरे पहचान उतरने लगी। उसे वो दिन याद आने लगे जब संदीप उसे पढ़ाया करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज साथ ही नहीं दे रही थी। डॉक्टर आशीष ने मौका देखकर कहा, देखा सर, मैंने कहा था ना, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये आपको नहीं पहचान रही। तभी पीहू ने पूरी ताकत जुटाई और टूटी फूटी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की। कहानी यहीं से उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सच धीरे धीरे सामने आने वाला था और इंसाफ की शुरुआत होने वाली थी। संदीप ने जल्दी से अपना कान पीहू के मुंह के पास ले गया तो उसने फिर वही दोहराया, सरसों का तेल, मुझे सरसों का तेल चाहिए। ये सुनते ही वहां मौजूद नर्सें अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। आईसीयू जैसी गंभीर जगह पर सरसों के तेल की मांग सच में अजीब लग रही थी। डॉक्टर आशीष ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, देखा सर, ये उल्टी सीधी बातें कर रही है, आईसीयू में सरसों का तेल मांग रही है। इसका दिमाग सच में ठीक नहीं है। आप मान जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर की बात सुनने में ठीक लग रही थी, मगर संदीप को जरा भी हंसी नहीं आई। उसके दिमाग में अचानक जैसे बिजली कौंध गई और बीते वक्त की एक धुंधली तस्वीर उभर आई। उसे याद आया कि जब वो छोटा था और परीक्षा के दिनों में बहुत घबरा जाता था तो राजेश चाचा अक्सर कहा करते थे, बेटा, जब जुबान साथ ना दे, दिमाग सुन्न हो जाए या बहुत घबराहट लगे तो सरसों के तेल की खुशबू सूंघ लिया करो या थोड़ा सा तालू पर लगा लिया करो। ये भगवान की खास देन है। ये दिमाग की जमी हुई नसें खोल देता है और सोच साफ कर देता है। ये उनका आजमाया हुआ देसी तरीका था जो पीहू के दिमाग में कहीं गहराई में दबा रह गया था। शायद उसके पापा की आखिरी निशानी यही थी जो अब भी उसके अंदर जिंदा थी। संदीप की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन हो गया कि पीहू पागल नहीं है, बल्कि पूरे होश में है और मदद मांग रही है। उसने तुरंत डॉक्टर आशीष का हाथ पकड़ लिया जो सिरिंज लेकर पीहू की तरफ बढ़ रहा था और सख्ती से कहा, खबरदार, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर इसने तेल मांगा है तो इसे तेल दिया जाएगा। ये मेरा आदेश है। डॉक्टर आशीष घबरा गया और बोला, सर, ये तो मजाक हो रहा है, ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है। आईसीयू में तेल, लोग क्या कहेंगे? लेकिन संदीप ने उसकी एक न सुनी और नर्स से कहा, जाओ, अभी कहीं से भी सरसों का तेल लेकर आओ, इसी वक्त। संदीप का गुस्सा देखकर नर्स घबरा गई और भागती हुई बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो कांपते हुए वापस आई। उसके हाथ में सरसों के तेल की एक छोटी सी शीशी थी जो शायद कैंटीन या किसी वार्ड बॉय से मिली थी। नर्स ने शीशी आगे बढ़ाई, लेकिन पीहू के कमजोर हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे पकड़ सके। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी थकी हुई आंखों से इशारा किया और बड़ी मुश्किल से दाहिना हाथ उठाकर अपनी नाक की तरफ इशारा किया। नर्स समझ गई। उसने शीशी का ढक्कन खोला और उसे पीहू की नाक के पास कर दिया। पीहू ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर उस तेज और चुभती खुशबू को अपने अंदर खींच लिया। सरसों के तेल की वही जानी पहचानी महक जैसे ही उसके अंदर गई, उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। ये खुशबू उसे उसके बचपन, उसके पापा की दुकान और उनके प्यार की याद दिलाने लगी। फिर उसने कांपती उंगली से अपनी कनपटी की तरफ इशारा किया। नर्स अब सब समझ चुकी थी
उसने उंगलियों पर थोड़ा सा तेल लिया और धीरे धीरे पीहू की कनपटी और गर्दन के पीछे मालिश करने लगी। ये नजारा अजीब था। आधुनिक मशीनों के बीच एक देसी तरीका आजमाया जा रहा था। डॉक्टर आशीष गुस्से और हैरानी से ये सब देख रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि संदीप दीवार बनकर उसके सामने खड़ा था। आईसीयू के बंद माहौल में जहां सिर्फ दवाइयों और सैनिटाइजर की गंध फैली थी, वहां सरसों के तेल की तेज देसी खुशबू जैसे किसी अनजाने मेहमान की तरह फैल गई। नर्स की उंगलियों से निकलती वो जानी पहचानी महक जैसे ही पीहू की कनपटियों में समाने लगी, एक अजीब सा असर हुआ। ये सिर्फ तेल की मालिश नहीं थी, बल्कि 12 साल पुरानी यादों का तूफान था, जिसने पीहू के दिमाग की सोई हुई परतों को झकझोर दिया। वो तेज खुशबू उसके दिमाग के उन बंद कोनों तक पहुंच गई, जहां उसके पापा का प्यार, उनका स्पर्श और वो आखिरी खून से भरा मंजर कैद था। राजेश अक्सर कहा करते थे कि ये तेल मिट्टी का सोना है, और आज वही सोना उसकी बेटी की नसों में जिंदगी बनकर दौड़ रहा था। उस मालिश से उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। डर और दवाओं की वजह से जमी हुई नसों में गर्माहट आने लगी। पीहू के चेहरे का पीलापन और बेरौनकता की जगह हल्की सी लालिमा आ गई। उसके माथे की शिकनें ढीली पड़ गईं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई भटका हुआ इंसान बरसों बाद घर लौट आया हो। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली। इस बार सांस अटकी नहीं, बल्कि सीने की गहराई तक गई। जब उसने आंखें खोली तो उनमें वो धुंधलापन नहीं था जो कुछ देर पहले था। अब उन आंखों में चमक थी, ठहराव था और हौसला था। ये अब वो डरी हुई बच्ची नहीं थी जो 12 साल पहले जुल्म का शिकार हुई थी, बल्कि ये एक ऐसी लड़की की आंखें थीं जो मौत को मात देकर लौटी थी और अब हिसाब मांगने को तैयार थी। कमरे में मौजूद हर शख्स, खासकर संदीप और डॉक्टर आशीष, सांस रोके उस बदलाव को देख रहे थे। डॉक्टर आशीष के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक रही थी। उसे पीहू की आंखों में वो आग साफ दिख रही थी जो उसके झूठे रुतबे और नकली इज्जत को जलाकर राख कर देने वाली थी। वो पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। पीहू ने अपनी नजरें घुमाकर सीधा डॉक्टर आशीष के चेहरे पर टिका दी। उन नजरों में इतना वजन था कि वो आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया और नजरें झुका ली। पीहू ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और पूरी ताकत समेटकर अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया। हाथ कांप रहा था, मगर उसकी हिम्मत अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसकी कांपती हुई उंगली सीधी डॉक्टर आशीष के सीने की तरफ उठी हुई थी। वार्ड में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि सबको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। पीहू ने संदीप की तरफ देखा और फिर बोल पड़ी। इस बार उसकी आवाज टूटी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें इतना दर्द और इतना भरोसा था कि वहां खड़े हर इंसान का दिल हिल गया। उसने लड़खड़ाते हुए लेकिन साफ शब्दों में कहा, संदीप भैया, इस डॉक्टर को मत जाने देना। यही कातिल है। इसी ने मेरे पापा को मारा था। उसके ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। नर्सें सन्न रह गईं और संदीप के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ साफ दिखने लगा। पीहू ने गहरी सांस ली और फिर बोलना जारी रखा। इसी ने उन्हें धक्का दिया था, सिर्फ इसलिए कि पापा अपनी दुकान वहां से हटाने को तैयार नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब पापा फुटपाथ पर गिरे तो ये उन्हें बचाने नहीं आया, उल्टा इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। इसी ने मुझे भी धक्का दिया ताकि मैं कभी गवाही ना दे सकूं। पीहू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं रुकी। ये मेरा इलाज नहीं कर रहा था संदीप भैया, इसने मुझे कैद करके रखा था। मुझे ऐसी दवाइयां देता था कि मैं होश में ही ना आ सकूं। ये कोई भगवान नहीं है, ये हैवान है। इसके हाथ मेरे पापा के खून से रंगे हैं। पीहू के मुंह से निकल रहे शब्द इतनी सच्चाई से भरे थे कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन था। डॉक्टर आशीष समझ चुका था कि अब मामला उसके हाथ से निकल गया है। आखिरी कोशिश में उसने भागने का फैसला किया और तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। उसकी आंखों में डर था और वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि अब सामने कोई कमजोर आदमी नहीं, बल्कि कानून खड़ा है। दरवाजे पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया। डॉक्टर आशीष चीखने लगा, ये झूठ है, ये लड़की पागल है, इसे कुछ याद नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब उसकी चीखें बेकार थीं, क्योंकि सच सामने आ चुका था।
संदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे अपनी लापरवाही और इस डॉक्टर की चालाकी पर जबरदस्त गुस्सा आया। उसे याद आया कि कैसे यह आदमी 12 साल तक चैन से घूमता रहा, जबकि असल में एक मासूम परिवार का कातिल था। संदीप ने आगे बढ़कर डॉक्टर आशीष का कॉलर पकड़ा और झकझोरते हुए बोला, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, तुमने इंसानियत को मारा है। तुमने अपने पेशे को बदनाम किया है। तुमने एक बच्ची की जिंदगी के 12 साल छीन लिए। उसी वक्त संदीप ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए और सिपाहियों से कहा, हथकड़ी लगाओ इसे। जैसे ही लोहे की हथकड़ियां डॉक्टर आशीष की कलाई में पड़ी, उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई। वो घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। बोला कि उससे गलती हो गई, वो लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब कानून में माफी की कोई जगह नहीं थी। यही वो हाथ थे जिन्होंने 12 साल पहले एक गरीब आदमी को धक्का दिया था और आज वही हाथ कानून की गिरफ्त में थे। पीहू ने जब ये सब देखा तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। 12 साल की कैद टूट गई और उसने पहली बार खुलकर सांस ली। उसे लगा जैसे उसके पापा की आत्मा को आज शांति मिल गई हो। डॉक्टर आशीष को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले गई और उसके जाते ही वार्ड में अजीब सा सुकून फैल गया। संदीप पीहू के पास आया और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। पीहू की आंखों में शुक्रिया के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, संदीप भैया, धन्यवाद। अगर आप ना होते और वो तेल ना होता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में फंसी रहती। संदीप हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये मेरा कमाल नहीं है पीहू, ये ऊपर वाले का इंसाफ है और तुम्हारे पापा की दी हुई निशानी की ताकत है। वो सरसों का तेल सिर्फ तेल नहीं था, बल्कि एक गरीब बाप की आखिरी सीख थी, जिसने आज बड़े बड़े डॉक्टरों और ताकत के घमंड को हरा दिया। राजेश शायद जानते थे कि उनकी बेटी को कभी न कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इस छोटे से तेल ने वो कर दिखाया जो महंगी दवाइयां भी नहीं कर पाईं। उसने यादों के दरवाजे खोल दिए और इंसाफ का रास्ता बना दिया। ये कहानी सिखाती है कि चाहे जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सच की एक छोटी सी रोशनी अंधेरे को चीर ही देती है। इंसाफ देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। डॉक्टर आशीष के साए हटते ही पीहू की जिंदगी में नई सुबह आई। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक बच्ची की खोई हुई पहचान वापस मिलने की कहानी थी। संदीप ने अपना वादा निभाया और पीहू को अकेला नहीं छोड़ा। सरकारी निगरानी में उसका इलाज चलता रहा और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कुछ महीनों बाद वही दिन आया जब उसने उसी फुटपाथ पर अपने पापा की दुकान दोबारा लगाई, जहां से उन्हें कभी जबरदस्ती हटाया गया था। राजेश का नाम मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज फिर से वो नाम रोशन हो चुका था। अजय अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी उनके हुनर और उनकी दी हुई सरसों के तेल के साथ वहीं बैठी थी। वो लोगों के लिए उम्मीद बन गई थी। संदीप जब भी वहां से गुजरता, पीहू को देखकर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। इंसाफ और इंसानियत का जो रिश्ता उन दोनों के बीच बना था, वो अब एक मजबूत डोर बन चुका था। हवा में फैली सरसों के तेल की खुशबू हर आने जाने वाले को यही संदेश देती थी कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और कभी-कभी एक छोटी सी शीशी में बंद तेल भी बड़े-बड़े घमंडी लोगों को गिराने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, अस्पताल, डॉक्टर या घटना से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सामाजिक संदेश देना है। धन्यवाद।